सभी बच्चों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और बच्चों ये बताओ कि आप सब कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऐसा लगता है कि अभी ये क्या नई चीज़ आई है, तो ध्यानपूर्वक सुनना। कोई ये बहुत नई चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जितना सिंपल मामला होता है ना, बच्चे कन्फ्यूज़ उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक सुनना। आप ये तो जानते हो कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जब वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रिसीव कर ले, अपने अंदर रख ले, अपने साथ मिला ले, तो वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है। और मैग्नेट क्या होता है? जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिज्म मिल जाता है तो जो टोटल बनता है वो मैग्नेट बनता है। अब बात आती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिज्म दे दें, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमको उस मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ता है। अब ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा मैग्नेटिज्म देके। ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हमने किया था उसको ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसी आयरन जैसे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थात मैग्नेटिज्म दे दे, तो हम उस मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग मतलब कि जो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना दे, ऐसे उस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। इसका सिंबल है H और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B है, ये तो आप जानते हो। ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन दोनों में केवल इतना ही फर्क है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देने का काम करता है, तो इस काम के कारण हम उसी मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड रख देते हैं। ठीक है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में और भी जानकारी हम देखते हैं। देखो, जिस तरीके से बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का बेसिक सोर्स क्या होगा? सीधी सी बात है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो उसका बेसिक सोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। पर एक बात ध्यान रखना, हर एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग नहीं होता। मतलब हर एक मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग हम हर बार किसी न किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने में नहीं करते, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, लेकिन हाँ, हर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको कहते हैं, इसका सिंबल है H। इसको पढ़ने से पहले हम फिर से देख लें। जब मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन पीस के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मतलब मैग्नेटिज्म को जोड़ देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ, तो मुझे जो मिलेगा वो आयरन पीस मैग्नेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। मतलब मैग्नेट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल है और दूसरा मैग्नेट की प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में। ठीक है। तो हमने कहा ना कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देता है। ठीक है। तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि ये आयरन है, आयरन का पीस है, ठीक है, ये मैग्नेट नहीं है, सिंपल आयरन का पीस है जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैं क्या करता हूं कि इस आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिए देता हूं। ये, इसको मैंने नाम दे दिया, ये बाहर से दिया हुआ B एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दे, मतलब इस आयरन के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाए, तो
ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका ही मैं नाम रख दूंगा कैपिटल एच, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देने वाला फील्ड, मैग्नेटाइज कर देने वाला मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई, है ना। तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये है क्या, इसको तो हमने ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ड्यूटी के कारण, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देने का काम कर रहा है। इस काम को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भी अल्टीमेट सोर्स इलेक्ट्रिक करंट ही है। अच्छा, तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है एच को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट ने अगर एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है प्रोड्यूस होने के बाद में किसी तो मीडियम में आएगा। ठीक है, किसी भी मीडियम में से पास होना पड़ेगा या किसी मीडियम में आना पड़ेगा। जैसे कि ये करंट है आई, इसने क्या किया, यहां पर एच बना दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, जब मैं यहां पर नापूंगा, यहां पर मेजर करूंगा, तो मुझे इस वैल्यू के मुकाबले कम वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि ये जो फ्री स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस एक मीडियम है ना, वो क्या करेगा, इस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जिसका नाम हमने रखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको काट काट के छोटा बना देगा। तो अगर यहां पर मीडियम एयर या फ्री स्पेस नहीं है, तो कोई और मीडियम हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, केरोसिन, कुछ और मीडियम हो सकता है ना। तो जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको मीडियम परमिटिविटी के कारण, क्योंकि मीडियम के पास में एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक परमिटिविटी, तो मीडियम अपनी मैग्नेटिक परमिटिविटी के कारण, मतलब म्यू एम के कारण, इस H को, प्रोड्यूस्ड H को काट कर वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। उसको हम ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो H बिकम्स BM। BM क्यों लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर मीडियम, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अब ये जो मीडियम है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो मीडियम फ्री स्पेस और एक मीडियम कुछ भी मीडियम। मैंने यहाँ पर एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बनाया। ठीक है, अब ये जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है ना, इसमें ये आई करंट पास हो रहा है। अब ये आई करंट पास होने से इस सोलेनोइड के अंदर जो बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमने तो ये देखा हुआ है ना। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो बनता है एच, जिसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा है। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब ये जो H है ना, ये जो यहां पर H बना हुआ है, इसको मीडियम, यहां पर मीडियम कौन है, यहां पर मीडियम एयर या फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस काटेगा, कम करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि किसी भी मीडियम के पास में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, और वो इस प्रॉपर्टी के कारण किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या किसी मैग्नेटिक फील्ड को वो एक लिमिट तक ही परमिट करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। ठीक है, तो म्यू को कहते हैं परमिएबिलिटी। किसी भी मीडियम की जो प्रॉपर्टी है वो परमिएबिलिटी, इस प्रॉपर्टी के कारण वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस मीडियम के अंदर से पास हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो उस मीडियम के अंदर से पास हो रहा है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को या उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक लिमिट तक ही अपने थ्रू पास होने देता है या अपने अंदर बनने देता है ना। तो उस प्रॉपर्टी को, उस
मीडियम की प्रॉपर्टी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले ये करंट H को प्रोड्यूस करेगा और परमिएबिलिटी H को काट काट के, है ना, H को लिमिट दे करके, और वो बना देगी मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अब ये परमिएबिलिटी मीडियम की है तो म्यू एम लिख देंगे। H बना, H प्रोड्यूस्ड हुआ, म्यू एम ने काट दिया और काट करके बना दिया Bm। Bm क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, अब देखो मीडियम दो तरह के हो सकते हैं। एक मीडियम तो हो सकता है फ्री स्पेस और दूसरा मीडियम हो सकता है कोई भी मीडियम। फ्री स्पेस जैसे कि एयर या वैक्यूम, और कोई भी अन्य मीडियम। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं कि जब H को, जो सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड पैदा हुआ, किसने पैदा किया? इलेक्ट्रिक करंट ने पैदा किया। उसको परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम काट काट कर क्या बना देती है? मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर मीडियम, ये बना देती है। अच्छा, यहां पर आते हैं फ्री स्पेस में। तो देखो जो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट I। उसको मीडियम की परमिएबिलिटी, कौन से? फ्री स्पेस मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू जीरो, H को कट करके बना देती है B0। B0 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ठीक, अब देखो ये जो H है ना, H को किसने प्रोड्यूस किया? H को प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक करंट ने। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, एक कॉइल में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट हो तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे। तो मैग्नेटाइजिंग कितना बना? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना बना? जितना इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉइल्स या कॉइल की जो टर्न डेंसिटी है वो अगर n हो तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? n, ये। ठीक है, तो n क्या है? टर्न डेंसिटी ऑफ सोलेनोइड। तो H इज इक्वल टू NI। अगर मैं H का वैल्यू NI लिख दूं, H के बदले में लिख देता हूं NI। ठीक है, और यहां पर म्यू जीरो लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया B0 एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, बस मुझे H के बदले NI लिखना था। तो देखो ये इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, B0 इज इक्वल टू म्यू जीरो NI। ठीक है, तो अल्टीमेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B0 बन रहा होता है वो कितना बन रहा होता है? म्यू जीरो NI। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर इस इक्वेशन से अगर हम चाहें तो H का वैल्यू भी पता कर सकते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है, वो है B0 अपॉन म्यू जीरो। हम चाहे तो म्यू जीरो का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, म्यू जीरो इज इक्वल टू B0 बाई H, ऐसे। ठीक है, म्यू जीरो क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, यहां पर आ जाओ, देखो फिर से H का वैल्यू कितना होता है? H का वैल्यू तो N इंटू आई के बराबर होता है। तो H का वैल्यू आप लिख लो N इंटू आई, ये लिख दिया। म्यू एम के बदले आप लिखो म्यू एम, यहां पर लिखो एज इट इज BM। अब आपको पता है जैसे हम परमिटिविटी के केस में करते थे वैसे ही हमको परमिएबिलिटी के केस में करना है। करना क्या है? किसी भी मीडियम की जो परमिएबिलिटी होती है ना, वो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है, फिर से नाम पहचानो, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर दैट मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, अब म्यू एम के बदले क्या लिख सकते हैं? म्यू आर इंटू म्यू जीरो। मैंने लिख दिया म्यू आर इंटू म्यू जीरो NI। अब यहां पर देखो म्यू जीरो NI किसके बराबर है? यहां पर म्यू जीरो NI
B0 के बराबर है। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे म्यू आर इंटू B0, यहाँ पर लिख दिया आपने BM। तो म्यू आर का वैल्यू कितना निकला? रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो वैल्यू मिला मुझे वो BM मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो म्यू आर का हमको ये वैल्यू मिला। अच्छा, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू जीरो, यहां से भी म्यू आर का वैल्यू मिलता है। म्यू आर का वैल्यू मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये म्यू आर के दोनों वैल्यू हमको मिल गए। इस इक्वेशन को देखो, यहां से हम h का वैल्यू पता कर सकते हैं। h इज इक्वल टू BM अपॉन म्यू एम। ठीक है, और कोई पूछे कि आप हमें ये बताइए म्यू एम का वैल्यू कितना है, मतलब कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कितना है, तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ये यहाँ पर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा, BM अपॉन h इतना हो जाएगा। अब इतनी सारी इक्वेशंस बन रही है, तो इतनी सारी इक्वेशंस में आपको कौन सी मुख्य इक्वेशन याद रखनी है, तो मैं निशान लगा देता हूं बेटा। देखो, एक तो आपको याद रखना है कि H कितना होता है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना होता है जितना इलेक्ट्रिक करंट I होता है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कोइल्स है इस सोलेनोइड में, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये टर्न डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो H इज इक्वल टू NI, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। तो ये 1 2 3 4 और 5 इतनी इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों, ये वो नोट्स का सैंपल है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोड्यूस किया है। जिन बच्चों के पास ऑलरेडी नोट्स हैं, वे बच्चे जब इस वीडियो को सुनते हैं तो नोट्स का वो पर्टिकुलर टॉपिक ओपन करके रखते हैं, और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं, जो नए जुड़े हैं, वे चाहें तो नोट्स मंगवा लें। आप लोगों को फ़ोन कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, मैसेज ही करना है। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H, उसका वैल्यू हमने क्या देखा, B0 अपॉन म्यू ज़ीरो। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, B0 मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, किसके यूनिट की बात चल रही है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के यूनिट के बारे में बात चल रही है, तो उसका जो यूनिट है वो देखो क्या होगा, वो होगा B0 का यूनिट लिख लो टेस्ला, और म्यू ज़ीरो का वैल्यू लिख लो टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर -1। ठीक है, तो हमको जो यूनिट मिला वो मिला एम्पियर इंटू मीटर -1। इसी को हम बोलते हैं ओर्स्टेड। ये एक CGS सिस्टम की यूनिट है, और एम्पियर बाय मीटर ये SI सिस्टम का यूनिट है। किसका यूनिट है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगा, एम्पियर इंटू मीटर लेंथ है, चलो जी लेंथ L-1 और एम्पियर है, एक बार ये बनेगा। हम ये देख चुके हैं कि म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू B0 बाई H, है ना। और हमने क्या देखा, परमिएबिलिटी इन मीडियम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम परमिएबिलिटी, चाहे वो मीडियम के अंदर हो चाहे वो फ्री स्पेस के अंदर हो, अगर मैं परमिएबिलिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा टेस्ला, अभी मैं डायमेंशनल इक्वेशन कंप्लीटली नहीं लिखा है, अभी प्रोसेस चल रही है देखो। और H के लिए हमने क्या निकाला था, एम्पियर इंटू मीटर -1। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ये डायमेंशनल इक्वेशन नहीं लिखी है, ये तो मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जब मैं टेस्ला, है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन लिखूं,
और नीचे एम्पियर और यहाँ पर मैं लेंथ की पावर -1 लिखूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिला mL/t-2 a की पावर -2। इसको मैं आपको डायमेंशनल इक्वेशन निकालना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ये तो 11th की बात रही, ठीक है ना। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो परमिएबिलिटी का जो यूनिट बनेगा वो यूनिट अभी तो देख ही लिया आपने, टेस्ला इंटू मीटर, टेस्ला इंटू मीटर इंटू एम्पियर -1, ठीक है। अच्छा, अब आप ये जानते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। तो टेस्ला इज इक्वल टू वेबर बाय मीटर स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर टेस्ला के बदले। तो मैंने पुट किया टेस्ला के बदले वेबर बाय मीटर स्क्वायर, वेबर बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू एम्पियर -1, तो ये हो गया वेबर। अब ये एक स्क्वायर को काट देगा, तो वेबर इंटू मीटर -1, मीटर की पावर -1, एम्पियर की पावर -1। तो ये भी एक यूनिट बन सकता है। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो लिखा जाता है ना बेटा, इसको कई तरीके से हम बोलते हैं और लिखते हैं, जैसे कि ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, देखो किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी वो रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बराबर होती है। तो म्यू आर का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम अपॉन म्यू 0। तो देखो इसका यूनिट और इसका यूनिट तो सेम होता है, तो दोनों की यूनिट कट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। किसका यूनिट नहीं होता? रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट नहीं होता, ठीक। जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू लार्ज होगा, म्यू का वैल्यू अगर लार्ज होगा तो उतना ही जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन, वो मैग्नेटाइज्ड इजीली होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। मैग्नेटिज्म मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास में एक मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज आयरन पीस, तो उसको जब मैग्नेटिज्म मिलता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेटिज्म देता कौन है? बाहर से कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक मटेरियल को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनने के लिए इन्फ्लुएंस करता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब हम देखने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। देखो मेरे पास में एक और दो, मान लो कि दो अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल हैं। अब इन दोनों मैग्नेटिक मटेरियल को मैं सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखना चाहता हूं, तो ऐसा करने पर ये दोनों ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन दोनों मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा तो रिजल्ट में क्या आएगा कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के पास और इस मैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, मतलब ये दोनों मैग्नेट बन जाएंगे। अब बात ये आती है कि दोनों मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, अलग अलग शेप साइज के भी हैं, ठीक है, और
ये इनका जो केमिकल कंपोनेंट है वो अलग अलग है। तो ऐसे दो मटेरियल्स में हम कैसे पहचानेंगे या कैसे कंफर्म करेंगे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा ये ज़्यादा अफेक्टेड हुआ या ये ज़्यादा अफेक्टेड हुआ? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं और उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के बाद ये जब दोनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अचीव करते हैं, मतलब मैग्नेट बन जाते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि इन दोनों के पास में से किसके पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। अगर इसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हो गया। ठीक है, इसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हुआ है। ठीक, तो मैग्नेटाइजेशन में हमको ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट जब दोनों मैग्नेट के फॉर्म में मिल जाएं तो दोनों में से किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसको हम कहते हैं, सिंबल दिया है हमने कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल m सिंबल किसको दिया है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को दिया है। देखो बच्चों, मान लो कि मेरे पास में H फील्ड है, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया गया है इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए। इस मैग्नेटिक मटेरियल में हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए। तो ये जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अलावा हम एक मैग्नेटिक मटेरियल और लिए लेते हैं जिसका शेप साइज थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, और ये मटेरियल भी हम अलग ले लेते हैं। ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है। अब हुआ ये कि ये दोनों ही मैग्नेट में कन्वर्ट हो गए। ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया और ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैग्नेट में कन्वर्ट होंगे तो इसके पास में और इसके पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा, मतलब इनका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, उसको हम बोलेंगे m नेट। इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो जब मैं m नेट पर यूनिट वॉल्यूम कह दूं तो वो बन जाता है मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो इनमें से जिसका भी मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल का, इसका या इसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हुआ है, मतलब कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के द्वारा। ठीक है, अब देखो, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है m नेट या m टोटल, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको, इस इक्वेशन को आप याद रखना। अब देखो m नेट कितना होता है, तो जो m नेट है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायपोल का लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डायपोल का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंथ से तो लेंथ कैंसिल हो गया और क्या बच गया? QM अपॉन A। अब देखो हमको नया इक्वेशन मिला। नया इक्वेशन क्या मिला? मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी मैग्नेट के किसी भी एक पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना मिला। ठीक है, आप डेफिनेशन भी ये नोट कर सकते हो। यहाँ से जो मैंने अभी कही थी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और यहाँ से मैं जो
डेफिनेशन कह रहा था, वो क्या कह रहा था कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट,